हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही करीब आप सभी के सामने है और कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज इस क्लास में क्लास 10th हिंदी के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको 70 से 70 नंबर लाने का तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीकों को अपना लेते हैं तो 70 में 70 आ जाएगा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट कर लेकर आया हूँ। पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अधिकतर बच्चे यही गलती कर ले जाते हैं, जो नहीं पढ़ना होता उसे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे क्या पढ़ना, किस लिए पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और आज इस क्लास को पूरा देखिएगा, जितना भी समय लगे, लेकिन पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए साथियों शुरू करते हैं। मैं क्या लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास हिंदी के बारे में। पहले आता है एमसीक्यू। तो पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू 20 नंबर के बारे में, जिसमें साथियों 5 और 5 10 नंबर यहाँ से होता है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो होता है, यहाँ से 5 नंबर आता है। और हिंदी पद के विकास का जो संक्षिप्त परिचय होता है, वहाँ से भी 5 नंबर के सवाल आते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है साथियों कि मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या पढ़ना है। केवल अब हिंदी गद्य के विकास में संक्षिप्त परिचय जो है, उसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपका पेपर में इससे जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगला है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय में केवल 2 चीज पढ़ेगा, रीत काल और आधुनिक काल। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। कौन से काल? यहाँ पर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। यहाँ पर रीत काल और आधुनिक काल पढ़ के जाइए, बहुत ही अच्छा नंबर आपका आने वाला है। अगर आगे बढ़े तो सर काव्य सौंदर्य के तत्व आ जाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। रस होता है, अलंकार होता है, छंद होता है। रस में कौन आपको पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, सबकी परिभाषा पढ़ना है, पहचान पढ़ना है, अस्थायी भाव पढ़ना है। क्योंकि इसकी परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आती है। लेकिन साथियों, अगर परिभाषा नहीं याद होगी तो आप विभेद भी नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। अलंकार 3 पढ़ना है। ये अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार। याद रखिएगा, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। लेकिन उस अलंकार में केवल अर्थालंकार आपको पढ़ना है। उसमें पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, पहचान पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण भी पढ़ लेना है। छंद पढ़ना है 2, सोरठा और रोला। रोला को जब आप पढ़ेंगे तो सोरठा में साथियों 11-13 चलता है। 11-13 मतलब हुआ कि पहली और तीसरी लाइन पे 11 मात्राएं होंगी और दूसरी और चौथी लाइन पे 13-13 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो रोला होता है उसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होता है। लेकिन साथियों ये सब मात्रिक छंद होता है, मतलब 24 मात्राएं प्रत्येक लाइन में आपको मिलेंगी। अब रोला को ही सम मात्रिक छंद कहते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सम मात्रिक छंद है, तो रोला है। कौन सा? रोला है। इस बात को आगे देखिए तो आ गया हिंदी व्याकरण। क्या आ गया? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उपसर्ग। और उपसर्ग में जो बताता हूँ वही वाला पढ़ कर जाइएगा, आपका हो जाएगा। छोटा आ की शुरुआत वाला, आने की शुरुआत वाला, आधि की शुरुआत वाला, अप की शुरुआत वाला, अनु की शुरुआत वाला, उप की शुरुआत वाला, सह, निर, अभि, परि, सु। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो याद रखिए आपका उपसर्ग से संबंध में जो प्रश्न आएगा वो छूटेगा नहीं। आगे लिखा समास। क्या लिखा बच्चों? समास। समास में से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है 4। द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुब्रीहि समास। इन 4 को पढ़ के जाना है। इन 4 में से ही 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा साथियों, परिभाषा पहचान जरूर याद रखिएगा सबकी, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो, चाहे ये आपका समास हो। अगर पहचान नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे। उसके बाद तद्भव और तत्सम पढ़ लेना आपको। कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में आम भाषा में उपयोग कर लिए जाते हैं, और कुछ हिंदी के शब्द होते हैं जो संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं। वही तद्भव और तत्सम कहलाता है। जैसे आँख है, तो आँख का क्या होता है? शुद्ध रूप अच्छ होता है। क्या होता है? अच्छ होता है। ओके, इस बात को जरूर याद रखिएगा। पर्यायवाची किसका किसका पढ़ के जाना है वो भी मैं बता रहा हूँ, वही पढ़ के जाइएगा, उससे बाहर नहीं आएगा।
पत्थर का पढ़ लेना, घर का पढ़ लेना, पृथ्वी पढ़ लेना, समुद्र पढ़ लेना, वानर, जल, गणेश, चांद, कपड़ा, मोर, हाथी, दिवस, पक्षी, बादल, सूरज। इतने का अगर आप पर्यायवाची पढ़ के जाते हैं मेरे बच्चों तो पर्यायवाची भी इसी से आने वाला है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो अभी तक मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा चुका हूँ आपका, ये मैं आपको धीरे धीरे सिलेबस भी बता रहा हूँ और क्या पढ़ के जाना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में टॉपिक 5 में चलेंगे संस्कृत व्याकरण। पहले हम हिंदी व्याकरण दे चुके हैं, अब संस्कृत व्याकरण में देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में केवल 2 चीज पढ़ना है, तद और युष्मद। इस चीज को याद रखिएगा, तद और युष्मद, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, इन दोनों के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वाक्य का स्वरूप पूछा जाए तो वाक्य का स्वरूप मैं आपको बता दूं 8 स्वरूप होते हैं। अर्थ पूछा है कि वाक्यों के अर्थों के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के स्वरूप के तत्व कितने होते हैं, 2 तत्व होते हैं, इस चीज को याद कर लीजिए। अर्थ मतलब याद रखिए वाक्यों के अर्थों के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और वाक्य के स्वरूप का तत्व कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हो गया आपका MCQ कंप्लीट हो गया। मतलब जो मैंने अभी तक इतना आपको बताया है साथियों, ये सब क्या है, MCQ के सवाल थे। अब जो सब्जेक्टिव सवाल आने वाले हैं अब मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, और लिखते रहिए अपनी कॉपी में, बहुत आपके काम आने वाला है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण जीवन परिचय में क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय ये नहीं कि आप तुरंत लिख ले भी इस वीडियो को बढ़ा दें, बढ़ाना नहीं, बहुत कुछ बताना भी है मुझे। अब देखिए साथियों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय में सबसे पहले हम गद्य की बात करेंगे। गद्य में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद याद कर लीजिए, भागवत शरण उपाध्याय याद कर लीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी याद कर लीजिए। अगर ये 5 याद है तो याद कर रखिए, इससे बाहर आ नहीं सकते, मेरी पूरी गारंटी है, मेरी 100% की गारंटी है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा। ओके, ये 3 तो कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर टाइम मिले तो इन दोनों को भी पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं इन 5 चैप्टर्स के मतलब देखिए गद्य का तो जीवन परिचय आता है, लेकिन गद्य का क्या था, गद्यांश भी तो आता है जिसकी व्याख्या करनी होती है, आधारित प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं। तो यही 5 पाठ पढ़ लीजिए अच्छे से, यही 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से 5 चैप्टर को तैयार कर लीजिए। तो होगा क्या, आप अच्छे से कर ले पाएंगे और अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। अगर आप रामचंद्र शुक्ल हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, राजेंद्र प्रसाद हुआ और भागवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अगर इन लोगों के चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना बच्चा, तो आपके गद्यांश भी हो जाएंगे, जीवन परिचय भी हो जाएगा, एक भी परिचय आपका छूटेगा नहीं। तो ये होगा गद्य, मतलब इसे बोलते प्रोज बोलते हैं। ओके, अब देखिए पद की बात करें तो पद में पहले सूरदास याद कर लीजिए, तुलसीदास याद कर लीजिए, रसखान याद कर लीजिए। ओके, और एक महादेवी वर्मा याद कर लीजिए। ये मैं 7 नाम तो लेकर आया हूँ, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। 7 जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है पद के लिए। लेकिन अगर और कुछ नहीं याद है तो ये जो 4 इधर वाले हैं ये जरूर याद होने चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 आपको जरूर याद होने चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा समय रहते हुए इन तीनों को भी एक बार जरूर देखकर प्रयास करिएगा, आपका बहुत बेटर जाएगा। अब देखिए मैं आपको पद्यांश भी आता है, तो पद्यांश के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा सूरदास देखिएगा अच्छी तरीके से, और राम नरेश त्रिपाठी देखिएगा अच्छी तरीके से, महादेवी वर्मा आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, साथ ही साथ रसखान। अगर आप इन 4 को देख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है साथियों। क्या पद्यांश की व्याख्या वगैरह भी जाने वाली है, आप घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। बस जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आप करते जाइए। ओके, अब देखते हैं इसके आगे क्या आने वाला है। इसके आगे बात करें तो संस्कृत खंड आता है साथियों। संस्कृत खंड में केवल आपको ये 5 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, इन्हीं के क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से तैयार कर जाना है, और इन्हीं के चैप्टर से साथियों देखिए संस्कृत खंड में 2 चीज़ होता है, एक होता है गद्यांश, क्या होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। ओके, ध्यान दीजिएगा, मतलब गद्य और पद होता है। पद्यांश में होने के साथ साथ आपका श्लोक भी होता है। ओके, श्लोक वाला चैप्टर। तो बहुत सारे बच्चे मुझे श्लोक कितने लाइन का याद करना चाहिए, मैं कहता हूँ मिनिमम 4 याद करिए,
दो दो लाइन के श्लोक होते हैं, तो ये 4 श्लोक याद रखिए। इस श्लोक भी 2 नंबर का आता है, 2 से 4 नंबर के बीच में। जब आप श्लोक का आंसर करेंगे तो उसमें लिखा होता है, ऐसे श्लोक लिखिए जो आपके पाठ्यक्रम में हो लेकिन आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो याद रखिए आपके प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आते हैं जिसकी व्याख्या वगैरह करनी होती है, 2 में से एक का। अब मान लो अगर एक याद करते तो अगर पेपर में आ जाएगा तो आप उसे कर नहीं सकते। अगर आप 2 याद किए, दोनों पेपर में आएगा तब भी नहीं कर सकते। मान लो 3 याद किए तो एक भूल गए और 2 आपके पेपर में आ गए तब भी नहीं कर सकते। तो 4 याद करिए, कितना 4। मेरी गारंटी है 4 याद करेंगे तो आपका पेपर भी हो सकता है और श्लोक भी हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चैप्टर की बात की संस्कृत में तो वाराणसी, भारतीय संस्कृत, वीर वीरेण पूजते, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन की वर्धते। ये 5 चैप्टर संस्कृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ ही साथ तैयार करने के साथ साथ इनके प्रश्न उत्तर, इनकी हिंदी में अनुवाद और इनके जो श्लोक है उनको भी तैयार कर लो। इसी से आपके गद्यांश पद्यांश चैप्टर से अच्छी तरीके से हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ संस्कृत खंड आपको समझ में जरूर आ गया होगा। उसके बाद एक पत्र लिखना होता है आपको, पत्र 4 नंबर का आता है। लेकिन याद रखिए पत्र का कोई फिक्स डाटा नहीं होता, कहाँ से पत्र पूछ ले। तो आपको पत्र प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और पत्र लिखना आना चाहिए। तो आप अगर आपको पत्र लिखना आता है तो कोई भी टॉपिक्स पे आप पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद निबंध, ये 6 निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर ही लेना चाहिए। पहला, इंटरनेट, जीवन में खेल कूद की उपयोगिता क्या है, छात्र जीवन में अनुशासन क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम, मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि पूछ सकता है, कभी कभी प्रिय कवि के बारे में केवल पूछ सकता है, केवल कभी कभी टैगलाइन मेरा मेरा प्रिय कवि के साथ कवियत्री भी आ सकता है, मतलब महिला आ सकती है। कभी कभी केवल पर्यावरण प्रदूषण होता है, कभी कभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ जाता है। तो अगर आप एक तैयार करोगे तो कई शीर्षक पे आप काम कर सकते हैं। सर ये ध्यान रखिएगा साथियों, मान लो इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना कतई मत, अच्छे से करके आना साथियों, क्योंकि इसको आप करेंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। और इसमें आपको याद नहीं करके जाना है, इसमें आप पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। घर पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक फार्मूला बताता हूँ, RWL। आर का मतलब रीडिंग, W का मतलब राइटिंग, L का मतलब लर्निंग। किसी चीज़ को अगर तुम्हें याद करना है तो उससे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले रीडिंग करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद उसके बाद क्या कर लिए, राइटिंग करिए। राइटिंग करने के बाद क्या कर लिए, लर्निंग करिए। अगर 3 प्रोसेस बच्चे कर लेते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है हर चीज़ आपको याद हो सकती है। अब पद निबंध के बाद आता है साथियों खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब जैसे जो आपको आपके बुक में नहीं होता है लेकिन अब किसी किसी बुक में भी आने लगी। यूपी के अंदर 7 सेट पेपर होते हैं और काफ़ी जिलों के लिए अलग अलग होते हैं काव्य खंड। तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई है पहले से कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसे देख लीजिएगा। और अपने जिले में जो आपके जिले में चलता है खंड काव्य उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसलिए मैंने खंड काव्य का नाम नहीं लिखा कि क्या आपको तैयार करना है, वो आपके जिले के अकॉर्डिंग तैयार करना होता है। और मैंने जो प्रश्न बताना था वो मैंने कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बताया। अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपका पेपर में 70 से 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको अच्छी से तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा और 2025 में आप अच्छा नाम कमाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे और जितना भी मैंने बताया उतना सब पढ़ के जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। आई होप आज इतना रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।